दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक अंतर जातीय अंतर धर्मीय विवाह समन्वय समिति की स्थापना की गई थी और उसके बाद महाराष्ट्र में मानो एक हड़कंप सा आ गया। ऐसे कहा जाने लगा कि यह समिति महाराष्ट्र में हो रहे विवाह अंतर धर्मीय और अंतर जातीय विवाहों को रोकने के लिए बनाई गई है। यहाँ इस समिति पर नियुक्त किए गए किसी सदस्य पर आक्षेप भी व्यक्त किया गया, उस पर भी मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। समन्वय को संघर्ष क्यों समझा जा रहा है। नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने एक निर्णय लिया, वो भी श्रद्धा वालकर के केस के बाद, कि ऐसे हो रहे अंतरधर्मीय या अंतर जातीय विवाहों के वक्त कुछ समन्वय होना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस समिति को संघर्ष समिति समझा गया विरोधकों की ओर से, प्रतिबंध वाली समिति समझा गया विरोधकों की ओर से। यह संघर्ष समिति नहीं है, यह प्रतिबंध लगाने वाली समिति नहीं है, यह समन्वय रखने वाली समिति है। और जब समन्वय की बात आती है तो ये लोग संघर्ष पर क्यों उतारू होते हैं। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि संघर्ष और समन्वय में फर्क होता है। हिंदू जनमानस ने अपनी कई बेटियां खोई है और इन बेटियों को खोने के बाद कुछ तो समन्वय होना जरूरी है। यह बात जरूरी लगती है हिंदू जनमानस को, और बहुसंख्यक जनमानस को जो लगता है वो अगर सरकार वास्तव में लेके आ रही है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। कई लिबरांडू, कई पुरोगामी एक दावा करते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए उसके विवाह के बारे में, उसके जीवन के निर्णय को लेने के लिए उसकी स्वतंत्रता देनी चाहिए। जो है व्यक्ति स्वतंत्र तो है ही है, व्यक्ति स्वातंत्र्य की अपेक्षा भी गैर लागू नहीं है। लेकिन मेरे कुछ सवाल है दोस्तों। एक मां अपने बच्ची या बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में संभालती है। पुरुष बीज और स्त्री बीज का मिलन होने के बाद एक जीव जन्मना होता है और वो मां की गर्भ में ही आकार लेने लगता है। मां का रक्त, मां का दूध, मां का भोजन, इन सब को अंदर ही अंदर लेने लगता है, बढ़ने लगता है, विकसित होने लगता है। उसकी कितनी चिंता की जाती है उस वक्त। सरकार भी करती है, मां बाप भी करते हैं। एक नया व्यक्ति घर में आने होने होता है, एक नया ऐसा व्यक्ति जो दोनों का रूप है, पति पत्नी का रूप है, यह जीवन में जीवन ले रहा होता है। तो कितनी चिंता की जाती है उसकी, कितनी सिक्योरिटी देखी जाती है उसकी। दोस्तों, जब वो जन्मने लगता है, जन्म होता है उसका, तो उसके 18 साल के होने तक माँ बाप क्या क्या नहीं करते। वो ठीक से रहे, ठीक से पढ़े, ठीक से बढ़े, ना उसको कोई बीमारी हो। रात रात भर जगती है मां, रात रात भर रोता है बाप, उसके लिए काम करता है बाप, और उसी के लिए वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। होता क्या है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी कर देनी है। लड़का हो तो लड़की देखनी है, लड़की हो तो लड़का देखना है। क्या आपकी व्यक्ति स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य बाप और मां के इस त्याग को नहीं देखता है? क्या उनके इन श्रमों का थोड़ा भी ख्याल मन में नहीं आता है? सोचिए, जिस लड़की को 18, 19, 20 साल तक मां बाप ने पाल कर बड़ा किया हो, उसको पढ़ाया, लिखाया, विचार करने योग्य बनाया, वो गलत सोच रही है या गलत सोच रहा है, तो उसको रोकने का हक मां बाप को नहीं है क्या? अगर नहीं है तो भाड़ में जाए ऐसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाड़ में जाए। क्योंकि अपना सब कुछ देकर उसके चरित्र को, व्यक्तिमत्व को संवारा हुआ होता है। बस अपनी लड़की जिसके घर जा रही है या अपने घर कोई लड़की आ रही है, तो वो कैसी हो इसका निर्णय लेने का अधिकार जितना लड़के और लड़की को होता है उतना ही मां बाप को भी होता है। उनका भी हक होता है, क्योंकि आप उन्हीं की संतान होते हो।
अगर ऐसे विवाह के वक्त कोई समन्वय की समिति बनाई जाए, उस वक्त बनाई जा रही है जिस वक्त कई लड़कियां हमने खोई है, बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई है उनकी, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? और यह तो अंतरधर्मीय वाली विवाह समिति है, ना केवल हिंदू मुसलमान विवाह समिति है, ना केवल हिंदू क्रिश्चियन विवाह समिति है, ना केवल क्रिश्चियन मुस्लिम विवाह समिति है, ना बौद्ध हिंदू विवाह समिति है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी अंतरधर्मीय विवाह हो रहे हैं उनमें समन्वय रखने की समिति है ये। क्या इस समिति में कहीं भी प्रतिबंध है ऐसा शब्द है? क्या इस समिति में कहीं भी संघर्ष है ऐसा शब्द है? अरे करना चाहते हो तो करो, लेकिन समन्वय करो ताकि किसी अनहोनी का सामना न करना पड़े। लेकिन नहीं, ऐसे विवाहों पे ऊपर कोई अगर नियंत्रण लाता है तो उसके ऊपर भी हमें आक्षेप व्यक्त करना जरूरी होता है। हालांकि नियंत्रण भी नहीं है, बस नजर है। नजर क्यों है? क्योंकि 50 लड़कियां मर चुकी है। कोई फ्रीज में गई है, कोई तंदूर में मरी है, कोई सूटकेस में मरी है, किसी को जलाया गया है, किसको दागा गया है, किसको किसके साथ कुछ किया गया है। 50 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा न हो, इसलिए इस समन्वय समिति का गठन मंगल प्रभात लोढ़ा की ओर से किया गया था, राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन आक्षेप तो लेना ही है। पहले आक्षेप लिया गया कि एक देशपांडे नाम के वकील को इस कमेटी पर क्यों लिया गया, क्योंकि देशपांडे पर आरोप है। आरोप क्या है? 2006-7 में जो नांदेड़ में विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में वो एक आरोपी है। कई आरोपी है, एक आरोपी है। नांदेड़ के विस्फोट के साथ साथ नांदेड़, परभणी, पूर्णा और कई जगह ऐसे विस्फोट हुए थे, इनमें भी इनका नाम लिया जाने लगा था। लेकिन सारी केस अब खत्म हो चुकी है। एक नांदेड़ वाली केस बची है जिसमें ये आरोपी है। अभी इनका भी नाम शायद अगले कोर्ट, अगले इसमें जाएगा, नहीं रहेगा, क्योंकि कोई इसमें सबूत ही नहीं है ज्यादातर। ये आक्षेप नहीं था, ये जो एडवोकेट देशपांडे को लिया गया था ना, ये आक्षेप नहीं था। आक्षेप क्या था देखिए। असल बात क्या थी ये हमें समझ लेना चाहिए। असल बात ये थी कि ये वही देशपांडे है जिन्होंने केतकी चितड़े की वकालत की थी। जब केतकी चितड़े के ऊपर मुकदमा चल रहा था, उनको गिरफ्तार किया था कि केतकी चितड़े ने शरद पवार पे जो बयान किया है उसकी उनकी मानहानि हुई है। तब उस वक्त केतकी चितड़े के वकील के रूप में यही देशपांडे खड़े थे, जिनकी बाइट हमने सुनी है। शरद पवार पर आरोप करने वाली केतकी चितड़े, टिप्पणी करने वाली, आरोप भी नहीं किया था, टिप्पणी करने वाली केतकी चितड़े के खिलाफ लड़ने वाले वकील को सरकारी समिति पर कैसे लिया जाता है, यही एक आक्षेप था। असल में गुस्सा वो वाला था। यह केस तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह बना बनाया खेल है उस वक्त का। असल में गुस्सा यह था कि केतकी चितड़े के वो वकील थे और उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। यही एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इस समन्वय समिति में मुसलमान भी है, बौद्ध भी है, हिंदू भी है, सारे धर्म के लोग आ रहे हैं इसमें। धीरे धीरे दायरा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अंतरधर्मीय विवाहों पर चर्चा ही न हो और लड़कियां मारी जाए, ऐसी सोच रखने वाले ही इस समिति का विरोध कर रहे हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा जी की इस समिति का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। नमस्ते।